नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज है। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से सियासी सरगर्मियां अचानक से तेज हो गई। पहले से ही संकेत मिल रहे थे कि राज्य में नवरात्र पर कैबिनेट विस्तार हो सकता है और इसी बीच सीएम धामी के दिल्ली दौरे के चलते कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल में 5 मंत्री पद रिक्त चल रहे हैं जिन्हें भरा जाना है। साथ ही मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल की संभावना है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में अंतिम दौर का विमर्श कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर आते हैं और जैसा कि देखिए उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल होने की संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक प्रोसेस भी होता है, मंत्रिमंडल में विस्तार भी होता है और राज्य की आवश्यकता के अनुसार कुछ बदलाव भी किए जाते हैं, तो ये माना जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर आए हैं। नवरात्रि के समय में वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलाव उसमें हो सकता है। तो देखिए संगठन और सरकार को मजबूत करने के लिए लगातार पिछले कुछ समय से पुष्कर सिंह धामी जो है वो दिल्ली दौरे पर रहे थे। इससे पहले आपने देखा होगा कि संगठन को मजबूत करने के लिए और जैसे कि राज्य के विकास के लिए उन्होंने उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की थी। और अभी की अगर बात करें तो देखिए फिलहाल दिल्ली दौरे पर आए हैं, माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही देखिए उत्तराखंड में जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है या जो बदलाव किया जाना है उसको लेकर भी यहाँ चर्चा हो सकती है और शीर्ष नेतृत्व में से किसी से मुलाकात हो सकती है अगर समय मिलता है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार वो कौन कौन से नेता रहेंगे जिनसे सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे, क्योंकि देखिए चाहे सड़क हो, रेल हो या फिर पर्यटन का क्षेत्र हो, पर्यावरण हो, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो केंद्र के मंत्री हैं उनसे मुलाकात करते रहे। भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, नितिन गडकरी हो या फिर खुद निर्मला सीतारमण हो या ऊर्जा मंत्री रहे हो, इन सभी से पिछले काफी समय से देखिए मुलाकात सीएम करते रहे हैं और इन क्षेत्रों में जो विकास कार्य की तमाम योजनाएं उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं उनका लाभ सीधे तौर पर उत्तराखंड की जनता को मिल सके या जो वहां आने वाले पर्यटक हैं उनको मिल सके, इस पर फोकस हमेशा से धामी सरकार का रहा है। हालांकि देखिए अब दिल्ली दौरे पर आए हैं तो जरूर उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं के बारे में भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं, अगर समय मिलता है उनसे मुलाकात हो सकती है जिससे इन परियोजनाओं को और आगे बढ़ाया जा सके। तो देखना ये होगा कि दिल्ली में दौरे पर रहने वाले हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है तमाम कयास लगाए जा रही हैं और सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हो रही हैं वो कैबिनेट विस्तार पर हो रही हैं। 5 पद मंत्रियों के अभी खाली, भी माना जा रहा है कि जो मंत्री अभी हैं उनमें भी फेरबदल हो सकता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार कैबिनेट विस्तार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए महिला जो है विधायक हैं उनको मौका मिल सकता है और जैसा कि सूत्रों से जानकारी है कि जो केदारनाथ से विधायक हैं उनको भी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में, यानी कि क्योंकि केदारनाथ देखिए चारधाम यात्रा में जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद उत्तराखंड जो है वो पीएम मोदी की आध्यात्मिक भूमि है और ऐसे में जो भी क्षेत्र देखिए चारधाम में आते हैं उनमें से केदारनाथ भी है और अन्य जगह भी है। तो खास करके जैसे महिला सशक्तिकरण की बात जो है वो हमेशा से बीजेपी करती रही है, तो यहाँ माना जा रहा है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जो महिला हैं उनको मंत्री बनाया गया है, रेखा जी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर और भी महिलाएं जो सांसद हैं उनको जो विधायक है माफ कीजिएगा उनको जगह मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम केदारनाथ की बात करें या इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की हम बात करें तो देखिए हर एक क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड के लिए बेहद खास है, पर्यटन की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। तो ये माना जा रहा है कि इस बार चाहे युवाओं से जुड़े हुए चीजें हों उसको लेकर उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर कुछ लोगों को मौका दिया जा सकता है। तो फिलहाल ये देखना होगा कि आखिरकार किन किन इस बार विधायकों को मौका मिल सकता है विस्तार में या मंत्रिमंडल जो बदलाव होगा और किन पर कुछ कैबिनेट विस्तार में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार के
के 3 साल के कार्यकाल में वह 8 उपलब्धियां भी नहीं गिना सकते हैं, जबकि उनकी 80 नाकामियां गिनाई जा सकती हैं। यह बात उन्होंने रुड़की के एक होटल में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने मदरसे पर हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए किसान, मजदूर, हर वर्ग परेशान है। बीजेपी सरकार में महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। ये सरकार महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार सनातनी होने का ढोंग करती है, जबकि बीजेपी सरकार सनातनी नहीं बल्कि तनातनी है। मदरसे अवैध तब होते हैं जब उन्होंने आवेदन नहीं किया होता। आवेदन करने के बाद मान्यता ना देना, ये तो सरकार का दोष है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मदरसे बंद कर दिए, अब वे बच्चे कहां जाएंगे जो इन मदरसों में शिक्षक ग्रहण कर रहे थे। देश की आजादी की लड़ाई में मदरसों का बड़ा योगदान है। साल बल्कि इसके साथ भाजपा के 5 साल और 8 साल जोड़ दिए जाएं तो भी इनके पास सारे राज्य में 8 भी ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि हाँ 8 नहीं 80 ऐसे भाजपा सरकार के गलत काम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने इस राज्य की प्रतिष्ठा को गिराया है, उस पर चोट पहुंचाई। हर वर्ग परेशान है, चाहे बुजुर्ग हों, नौजवान हों। बेरोजगारी नौजवानों को परेशान कर रही है और जीवन की असुरक्षा बुजुर्गों को परेशान कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैंडसैंड से आए माल्टा के प्रचार के चक्कर में भावुक हो गए। बोले कि गैंडसैंड के लिए मैंने कुछ सपने देखे और दिखाए भी थे, लेकिन आज देख रहा हूं कि गैंडसैंड और उत्तराखंडियत के अपमान के साथ राज्य में पलायन, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार और लूटपाट का बोलबाला है। बेरोजगारी चरम पर है, नशे से युवा बर्बाद हो रही है। वहीं हरीश रावत के इस पोस्ट पर बीजेपी उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि हरीश रावत कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं और कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की दुर्दशा का पर्याय बन चुकी है। आगे कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वह एक वरिष्ठ नेता है। हरीश रावत जी कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। तो इसकी टोटल ही कांग्रेस एक दुर्दशा का पर्याय बन गई है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कहना भी उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रबेंद्र सिंह डोभाल द्वारा जनपद द्वारा में हरिद्वार भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया, जिसमें जनपद के 12 उप निरीक्षकों को दूसरे कार्य क्षेत्र पर स्थानांतरित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रबेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही प्रभावी तरीके से व्यवस्थित रहेंगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के अलग अलग थाने और चौकियों से पुलिस उप निरीक्षकों को अलग अलग जगह स्थानांतरित किया गया है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित तरीके से संचालित करने के लिए जिला पंचायत उत्तरकाशी ने कमर कस ली है। जिला पंचायत प्रशासक ने यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट लोनेवी विश्राम गृह में यात्रा से जुड़े विभागों की बैठक ली। बैठक में दीपक बिजलवाड़ ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के विभागों को समय से सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा को सुगम और सुचारू बनाए रखने में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका, संबंधित विभाग और संगठन यात्रा मार्गों को दुरुस्त बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने यमुनोत्री धाम की यात्रा के मुख्य पड़ाव डामटा से लेकर तमाम पार्किंग व्यवस्था, शौचालय, विद्युत व्यवस्था और यात्रियों की व्यवस्थाओं और सुविधाओं से संबंधित कार्यों पर भी प्राथमिकता से ध्यान देकर सभी व्यवस्थाएं तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
तो वहीं कानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस अभी तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से सिर्फ प्रणव सिंह चैंपियन को ही जमानत मिली। एक आरोपी हाल ही में हुए नगर पंचायत चुनाव में झंडेरा अध्यक्ष पद के लिए बसपा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी इस वारदात के बाद से ही फरार चल रहे थे। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहे थे। हालांकि जैसे ही पुलिस को आरोपियों के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने चारों आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से एक राइफल, 315 बोर और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। रुड़की सोलानी नदी पर अब नए पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से पुल के लिए 38 करोड़ का बजट पास हुआ है। वहीं विधायक और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे सोलानी नदी पर बने पुल को जर्जर होने के कारण करीब 2 वर्ष पूर्व भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके कारण स्कूल और रोडवेज की बसों को काफी घूमकर सफर तय करना पड़ता था। वहीं इस पुल के निर्माण की मांग लोगों द्वारा जा रही थी। अब इस पुल निर्माण को दिल्ली से हरी झंडी मिल गई है। विधायक ने बताया कि 38 करोड़ से अधिक का बजट पुल के लिए पास हुआ। पुल का निर्माण मई तक शुरू हो जाएगा, जिसकी चौड़ाई करीब 7 मीटर होगी और इससे अलग दोनों किनारों पर 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ भी बनेंगे। इस दौरान विधायक, लोनीवी अधिशासी अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण भी किया है। देखिए, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, इस बात को सिद्ध हुआ है और जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्ध करते हैं और सिद्ध से शिखर की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पूर्व प्रतिष्ठित जो पुल था सोलानी नदी का, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को नहीं जा पा रही थी, उसका सैंक्शन हो गया है, बजट उसका आ गया है। अब टेंडर कॉल होंगे और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अप्रैल में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मई से जो है काम शुरू हो जाएगा और 2025 में ही इस पुल को पूरा करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। पुराना पुल चलता रहेगा, हल्के वाहनों के लिए वो खुला रहेगा और ये जो पुल बनेगा इस पर भारी वाहन चलेंगे और काफ़ी अच्छा पुल है, सीसी स्लैब का पुल है और उसकी चौड़ाई और लंबाई बहुत अच्छी ली गई है। 7 मीटर का पुल है, उसमें 1.5 मीटर के फुटपाथ भी हैं और 268 मीटर्स का इसका स्पैन है पूरा। तो मैं कहता हूँ कि आधुनिक तकनीक से ये पुल बनेगा और आगे 50 साल की इसकी गारंटी होगी। तो वहीं नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ में जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से बिजली, पानी, सड़क और बंदर लंगूरों की शिकायतें दर्ज की गई। जिलाधिकारी ने समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। तो वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनता की शेष समस्याओं को निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय के भीतर समाधान करने के भी निर्देश दिए हैं। नगर पालिका ज्योतिर्मठ के सभागार में आयोजित तहसील दिवस में सुनील वार्ड में पानी की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने जल संस्थान और जल निगम को शीघ्र पेयजल व्यवस्था सुचारू करने के साथ ही शुद्ध पेयजल सप्लाई को लेकर क्लोरिनेशन करने के भी निर्देश जारी किए हैं। आज तहसील दिवस का आयोजन हुआ है जोशीमठ में, तो यहाँ अधिकांश शिकायतें बीआरओ और जल संस्थान और पीडब्ल्यूडी को लेकर, तो करीबन 75 शिकायतों को यहाँ सुना गया है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि 1 हफ्ते के भीतर इन शिकायतों का निस्तारण करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इनका फॉलोअप लिया जाता है। आशा है कि सभी विभाग शिकायतों का निस्तारण कर देंगे। और तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने शहर में नो पार्किंग अभियान का आगाज कर दिया है। चारधाम यात्रा और वीकेंड पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र चौपाल के निर्देश पर यह सख्त कदम उठाया गया है। रानीपुर क्षेत्र में यातायात पुलिस ने नियमों का पालन करते हुए एक पुलिसकर्मी की कार को क्लैंपिंग कर उसका चालान काट दिया। पुलिस का साफ संदेश है कि नियम सबके लिए बराबर है। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को क्लैंपिंग और टोइंग किया जाएगा। एमवी एक्ट के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सड़कों और बाजार क्षेत्रों में अवैध पार्किंग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। चारधाम यात्रा वेकेशन में हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होता है। ऐसे में ट्रैफिक की सुगमता बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का यह अभियान बेहद अहम माना जा रहा है। यात्रियों और स्थानीय नागरिकों से पुलिस ने नो पार्किंग नियमों का पालन करने की अपील की। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है।
कोटद्वार में सुखरू नदी में खनन पट्टे की आड़ में हो रही अवैध खनन को जिलाधिकारी पौड़ी ने गंभीरता से लिया। सुखरू नदी में सूरज निकलने से पहले ही खनन पट्टा धारक अवैध खनन करवा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था। डीएम पौड़ी ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए इसकी जांच के निर्देश जारी कर संबंधित पट्टा धारक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। संबंध में मैंने स्टेटस रिपोर्ट जो हमारे खनन अधिकारी हैं और एसडीएम से मांगी और तत्काल इस पर रोक लगाए जाने हेतु निर्देशित भी किया, और अगर इस संबंध में जो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जा चुके हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू की जो टीम है, पुलिस डिपार्टमेंट है और माइनिंग ऑफिसर, इन चारों लोगों को कंबाइंड रूप से काम करना है और इसके लिए मेरी तरफ से निर्देशित किया गया। जल्दी इसमें अपेक्षित प्रगति प्राप्त होगी। तो हल्द्वानी में 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में 200 से अधिक निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को परेशानी ना हो, कोई भी विद्यालय अभिभावकों पर मनमाने फैसले ना थोपे, इसके लिए इस बार शिक्षा विभाग और प्रशासन पहले से तैयारी कर रहा है। खासकर मनमाफिक फीस बढ़ाए जाने, एक ही बुक सेलर से किताबें लेने की तुगलकी फैसला सहित अभिभावकों को परेशान करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का मन बनाते हुए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि पिछले साल की स्थितियों को देखते हुए इस बार शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले ही सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों के साथ शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। साथ ही बैठक करते हुए उन्हें राज्य सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी निजी स्कूलों पर राज्य सरकार के नियमों और एनसीईआरटी की किताबों को लगाने सहित कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए। देखिए, इसको देखते हुए पूर्व में ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक सर्कुलर सभी विद्यालयों के प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को भेजा गया है कि उनको किन नियमों का पालन करना है। दूसरा, इसमें एक 27 मार्च को एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के लोग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विद्यालयों के प्रबंधक और उनके प्रधानाचार्यों को बुलाया गया है। और वहाँ पर जितने भी नियम हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म से संबंधित हों, फीस से संबंधित हों या पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है, इनके बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 20 से 27 मार्च तक आयोजित पैरा एथलेटिक खेलो इंडिया पैरा एथलेटिक एसोसिएशन हरिद्वार की ओर से भाग लेने कई रुड़की निवासी भारती अग्रवाल ने पावर लिफ्टिंग सब जूनियर कैटेगरी में 55 किलो वजन में तीसरा स्थान पाकर कांस्य पदक जीतकर शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया। उनके लोकल कोच रविंद्र कुमार ने बताया कि भारतीय ने खेलो इंडिया पैरा में 3 गेम खेले थे, जिसमें गोला फेंक में 6 रैंक, डिस्कस थ्रो में 4 रैंक और पावर लिफ्टिंग में 55 किलो वजन में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। भारती ने कहा कि एक दिन मुझे देश के लिए नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर देश का नाम रोशन करना है। पढ़ाई के साथ साथ शरीर के लिए खेल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं गया था दिल्ली, और दिल्ली में मैंने खेलो इंडिया गेम्स खेले थे, पैरा गेम्स के, और मैंने वहाँ पे पावर लिफ्टिंग में 3rd मेडल प्राप्त किया है 48 kg वेट पे। उससे पहले मैं नोएडा गया था, उसमें मैंने पावर लिफ्टिंग में ही 3rd मेडल प्राप्त किया था 55 kg वेट पे। वो था हाँ, वो नेशनल था जो नोएडा में था। एसोसिएशन क्या है? पैरा एसोसिएशन है उसकी। युवा के लिए तो इतना ही संदेश है कि जितना आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपना दें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट और चीज़ें करते रहें, क्योंकि गेम और स्पोर्ट्स और पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये गेम भी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ। ये बहुत अच्छा खेलेगी, आगे भी खेलेगी। अभी बेंगलोर गई थी तो उसमें नेशनल में गोल्ड लेकर आई है, और अभी सीनियर में कैटेगरी में गई थी नेशनल खेलने, उसमें अपनी 8वीं पोजीशन लाके इसने खेलो इंडिया में अपनी जगह बनाई। और अभी नोएडा जो है लिफ्टिंग में गई थी, उसमें इसने अपना कांस्य पदक जीता। युवाओं के लिए यही कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना खेलों में भागीदारी करे उतना अच्छा रहेगा। भागीदारी करके अपना जगह बनाए, बहुत अच्छी, मतलब इसमें जाने के लिए बहुत वो है, कहीं गेम्स हैं तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय गेम्स में भी दें। और अपने मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन ही करूँगा इसको, लड़की को, कि हैंडीकैप होने के बावजूद भी इतना अच्छा टफ प्रोग्राम कर दिया है। मतलब नॉर्मल बंदों को भी अच्छा टफ वो दे दी है कंपटीशन। मतलब एक नॉर्मल बंदे के लिए भी काफ़ी हैक्टिक होता है कि मतलब पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग करना, साथ में अदर गेम्स भी खेलना, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो भी आपको खेलना है, मतलब बहुत हैक्टिक हो जाता है। पहली बात तो
हैंडीकैप होने के बावजूद भी ये सब काम कर रही है, तो इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब लड़की में बहुत डेडिकेशन है, मतलब खुद भी दिखता है कि लड़की आगे बहुत अच्छा खेलेगी। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस अस्पताल में कैंसर स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर अजीत तिवारी ने ओपीडी लगाकर 15 मरीजों का चेकअप कर परामर्श दिया गया है। उनके बेस अस्पताल में ओपीडी लगाने शुरू करने से अभी तक 120 मरीज से अधिक मरीजों को भर्ती कर इलाज करने के साथ ही फॉलोअप लिया जा रहा है। यहां स्तन कैंसर और मुंह के कैंसर के मरीज पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के पैलिएटिव केयर सेंटर का पंजीयन से यहां आने वाले मरीजों का सारा डेटा भारत सरकार को भी प्रेषित होगा। मरीजों की सारी जानकारी मिल सकेगी। सर्जन डॉक्टर अजीत तिवारी ने बताया कि ओपीडी लगाने से यहां दूर दराज से मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें कई मरीजों को इलाज देकर उनकी पीड़ा को कम किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।